अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन ईयर के पार्ट्स के बारे में, देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देन ऑडिटरी पाथवे जो है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम साउंड देखेंगे। तो साउंड क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, जो वेव्स के फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे कानों तक पहुंचते हैं या उस फॉर्म में ये प्रोपगेट होते हैं टू देयर टारगेट। टारगेट जो भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है साउंड सोर्स, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, देन वो वेव के शक्ल में आगे मूव हो रहे हैं, एंड जो लिसनर है वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं। तो इट लाइक आप पानी में पत्थर फेंको तो क्या होता है, तो जैसे वहाँ पे वेव्स फॉर्म होते हैं वैसे ही साउंड भी उसी तरह वो प्रोपगेट होता है और फाइनली रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। सो जो स्पीड है साउंड का वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है किस मीडियम में जो साउंड है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम एयर की बात करेंगे तो अगर एयर में अगर हम साउंड को मूव कराएंगे तो द साउंड इन एयर विल मूव इन 343 माइल पर सेकेंड। ठीक है, इन स्पीड ऑफ 343 माइल पर सेकेंड। अगर हम वाटर में वो इसी साउंड को पास कराएंगे तो इट टेक्स 1482 मिली सेकेंड। ठीक है, तो एक 1482 माइल्स पर सेकेंड ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो वाटर में ज़्यादा फास्टली ये मूव होता है एज़ कम्पेयर टू द एयर, जहाँ पे वो 343 माइल पर सेकेंड के हिसाब से वो क्या करता है, मूव करता है। ओके, और अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमारी एक ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है जहाँ पे हम साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट 22 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। ओके, या हम ऐसा बोल सकते हैं 20 to 20,000 हर्ट्स साइकिल्स पर सेकेंड। तो आप क्या करो, आपको मोबाइल ऑन करना, ऑन करने के बाद वहाँ पे आप साउंड जो भी वीडियोस होंगे वहाँ पे देखना कि साउंड ऑडिबल साउंड, तो आपको वहाँ पे ऐसे आवाज़ सुनाई देगी, टी फिर स्टार्ट होगा, फाइनली आपको एक 2000 के बाद आपको जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप उसका पता लगा सकते हैं। सो जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी हमेशा याद रखना 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स रहता है, किसमें मेनली ह्यूमंस की बात की जाए तो। ठीक है, एंड इट कैन डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑकरिंग 10 माइक्रो सेकेंड्स अपार्ट इन टाइम। और दो डिफरेंट साउंड्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो 2 सेकेंड्स या 10 माइक्रो सेकेंड्स अपार्ट भी हो तो। ओके, देन ईयर एज ए ट्रांसड्यूसर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पे साउंड एनर्जी आता है, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन एक्सटर्नल ईयर से फिर वो हमारे मिडल ईयर में पहुंचता है साउंड एज ए वेव फॉर्म में। देन हमारे मिडल ईयर में दैट साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देन दैट मैकेनिकल एनर्जी इज पास टू द इनर एयर। ओके, इनर एयर में क्या रहता है, तो जो कॉकलिया है वहाँ पे वो जो मैकेनिकल एनर्जी है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड एक इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स है या जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे डेवलप होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। फिर हमारा ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनकोड करता है या डिकोड करता है, एंड फाइनली वी कैन हियर द साउंड। ओके, तो एक्सटर्नल एनर्जी जब कानों से आता है तो वो वेव की फॉर्म में आता है। तो देन जो मिडल एयर है जहाँ पे जो बोन्स रहते हैं, तो उस बोन्स में वो जो बोन्स है उस साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन वो मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहाँ पे, मेनली इन द इनर एयर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सटर्नल ईयर, देन मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। देन इनर ईयर से जो सिग्नल है वो देन इट रीच टू द ऑडिटरी टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स इनटू द ऑडिटरी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। देन ब्रेन उसको डिकोड करता है, फिर आपको जो साउंड है वो सुनाई देता है। तो कुछ ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। ठीक है,
तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस क्या होता है? इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है। साउंड का स्ट्रेंथ क्या है? फॉर एग्जांपल लाउडनेस डिनोट्स द एप्रिसिएशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, और जो लाउडनेस है एम्पलीट्यूड हमेशा डेसिबल में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट मेजरिंग यूनिट है दैट इज़ द डेसिबल्स। तो फॉर एग्जांपल मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, यू कैन हियर। मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, यू कैन हियर, ठीक है। तो जब मैंने बहुत आहिस्ते बात की, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने आहिस्ते बात की तो मेरा एम्पलीट्यूड या लाउडनेस बहुत कम है। अब मैं ज़ोर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, दैट इज़ द लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। देन उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी या पिच या टोन बोलेंगे, ठीक है। अब टोन अलग रहता है, जैसे आपने किसी की आवाज़ सुनी होगी, बहुत ही पतली रहती है। लड़कियों की अगर हम बात करेंगे तो लड़कियों की आवाज़ बहुत पतली रहती है, तो वो चिल्लाएंगे भी तो उनकी आवाज़ पतली ही रहती है, ठीक है। उनका जो पिच है वो पतला ही है, ठीक है। तो अगर हम लड़कों की बात करेंगे तो उनका जो पिच है वो हमेशा मोटा रहता है, जो टोन है वो मोटा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच और लाउडनेस में डिफरेंस है। लाउडनेस, फॉर एग्जांपल मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द लाउडनेस। मैं बहुत ज़ोर से बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। ओके, ये एम्पलीट्यूड और लाउडनेस है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मैं पतली आवाज़ में बात करूँगा तो दैट इज़ माई फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ माई पिच, दैट इज़ माई टोन। ओके, अगर मेरी आवाज़ बहुत पतली होती तो आप बोलते कि अमजद सर की आवाज़ की पिच क्या है, बहुत ही पतली है, ठीक है, बहुत ही कम पिच है, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ इससे भी मोटी होती तो बोलते कि आप क्या बोलते हैं कि मेरा टोन बहुत ही भारी है, मेरा पिच बहुत भारी है, तो मेरा पिच बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, पिच हम साउंड को बताते हैं, ठीक है। तो और जो पिच है हमेशा उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, दैट इज़ द हर्ट्ज़, ठीक है। एम्पलीट्यूड डेसिबल में और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, तो ये भी चीज़ आप याद रखो। देन उसके बाद इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मीडियम टू द साउंड वेव्स, ठीक है। जो साउंड वेव्स है उसको जो रेजिस्टेंस मिलता है जब वो किसी मीडियम में मूव हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर में इम्पीडेंस कम है, ठीक, रेजिस्टेंस कम है वाटर में, दैट्स वाई इन वाटर द साउंड मूव्स वेरी फास्टली एज कम्पेयर टू द एयर, ठीक है। एयर में इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो जो साउंड है वो थोड़ा सा स्लोली मूव करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर में बहुत फास्ट मूव करता है, दैट्स वाई हमने वहाँ पे मेंशन किया। वाटर में क्या होता है देखो, 1482 माइल्स पर सेकंड, और एयर में 343 माइल्स पर सेकंड। तो वाटर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एयर, ठीक है। तो एयर में इम्पीडेंस ज़्यादा है और वाटर में इम्पीडेंस क्या है, कम है। देन रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू ऑसिलेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड एट सम फ्रिक्वेंसी देन एट अदर्स, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है? ये एक टेंडेंसी है सिस्टम की जो मेनली ऑसिलेशन दिखाता है जब लार्जर एम्पलीट्यूड होगा और कुछ फ्रिक्वेंसी पे दूसरी फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस। देन एट्यूनिएशन, तो एट्यूनिएशन क्या होता है? इट्स अ जनरल टर्म दैट रेफर्स टू एनी रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल। जब सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उसमें हमें कमी मिलेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं। अगर कोई बहुत स्लोली बोल रहा होगा या बहुत दूर से बोल रहा होगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो दैट इज़ द एटीन्यूएशन, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज अ टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू ऑसिलेट विथ लार्जर एम्पलीट्यूड, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना, बट फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वो क्या होगा, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज पे वो ऑसिलेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है दैट वाज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इम्पिडेंस। तो अगर हम हियरिंग के वैल्यूज़ देखेंगे, तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे या लाउडनेस की बात करेंगे, तो जिसको हम डेसिबल में काउंट करते हैं, तो अगर हम विस्पर कर रहे हैं तो विस्पर का जो वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 15 to 25 डेसिबल। तो अगर आप बहुत धीरे से कान में बोलोगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो एम्पली सॉरी लाउडनेस है या आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 15 to 25 डेसिबल। ओके, सॉरी एम्पलीट्यूड या लाउडनेस है वो है 15 to 25 डेसिबल। अगर आप बैकग्राउंड नॉइज़ देखोगे तो इट इज़ 35 डेसिबल। अगर आप बैकग्राउंड नॉइज़ घर पे देखोगे तो इट्स अराउंड 40 to 60 डेसिबल। अगर आप नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस आप नॉर्मली बात करोगे तो इट्स अराउंड 65 to 70 डेसिबल। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ निकालोगे दैट इज़ जो आपके कानों पे बहुत इफेक्ट करता है दैट इज़ अराउंड 130 डेसिबल। और अगर आप जेट एयरवेज की बात करोगे या जेट जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जेट जिसको हम बोलते हैं फाइटर प्लान्स, तो उनका जो नॉइस है दैट इज़ अराउंड 140 to 180 डेसिबल। ओके, तो ये हमने उसके एम्पलीट्यूड की बात की।
तो अभी हम देखेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ईयर के, ठीक है। सो द ईयर इज इंजीनियरिंग मोर वेल बिकॉज इट्स सेंसरी रिसेप्टर कैन ट्रांसड्यूस साउंड वाइब्रेशन विद एम्पलीट्यूड एज स्मॉल एज द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ गोल्ड, that is around 0.3 nanometer, into electrical signals 1000 times faster than photoreceptor can respond to light, ठीक है। तो जो ईयरिंग है या हियरिंग है, तो जो ईयर है वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, ठीक है, बहुत एक अजूबा है इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो मेनली सेंसरी रिसेप्टर्स में रिसेप्टर की तरह यह बिहेव करता है, जैसे कि आई बिहेव करता है वैसे ये बिहेव करता है। बट जो ये यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, हियरिंग के, तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो रिसेप्टर से ये ज़्यादा काम करते हैं और बहुत फास्टली ये पहुंचते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द फोटो रिसेप्टर दैट इट कैन रिस्पॉन्स टू द लाइट, ठीक है। सो बिसाइड रिसेप्टर फॉर साउंड वेव्स, द ईयर ऑल्सो कंटेन्स रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम। तो हियरिंग के लिए तो इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, या साउंड वेव्स के लिए तो रिसेप्टर प्रेजेंट है। साथ साथ में जो ईयर है इट ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। तो आप जैसे चल पा रहे हो, जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है, आप सीधे देखते हो, आप दाएं मुड़ते हो, बाएं मुड़ते हो, तो ये जो इक्विलिब्रियम आपके बॉडी में मेंटेन है, तो उसके लिए भी जो एयर है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विलिब्रियम या बैलेंस हम जिसको बोलेंगे। तो अगर हम ईयर की बात करेंगे तो ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, तो मेनली 3 पार्ट्स रहते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और जो इंटरनल ईयर है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज़ द एक्सटर्नल ईयर जिसमें पिन्ना, कॉन्चिया ये आता है, और जो ईयर कनाल है दैट इज़ द इंटरनल एक्सटर्नल ईयर। फिर उसके बाद मिडल ईयर आता है जिसमें ईयर ड्रम्स आते हैं, ठीक है, सॉरी मेनली जो बोन्स आते हैं, जो बोन्स आएंगे दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनल मिडल ईयर। देन उसके बाद जो उसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज़ द इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है इसमें आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी बोलते हैं। देन पिना, देन हेलिक्स, देन इलास्टिक कार्टिलेज, लोब्यूल, ये सब आते हैं। देन जो टिम्पेनम है, मेलियस है, इनकस है, स्टेप्स है, और जो फेनेस्ट्री है, फेनेस्ट्री ओवलिस, और जो यूस्टेशियन शूफ है, और जो फेनेस्ट्रिया रोटुंडा है, सो दीज आर इंक्लूडेड इन द मिडल ईयर। तो इंटरनल ईयर की बात करेंगे तो इसमें मेनली जो कॉकलिया है वो आता है, कॉकलियर नर्व्स आते हैं, मेब्रेंथस लैब्रिंथ आता है, एंड सेमी सर्कुलर डक्स, वो इंटरनल ईयर में आते हैं। तो हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या रहता है एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज़ इट एक्ट एज ए साउंड कलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो मेनली जो भी साउंड बाहर से आता है तो उसको कलेक्ट करना किसका काम रहता है, एक्सटर्नल ईयर का रहता है। सो द एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट द साउंड around the environment, then increasing pressure on the tympanic membrane in a frequency sensitive wave, ठीक है। तो कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज या बढ़ाते जाता है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव मैनर में, ठीक है। एंड देन साउंड लोकलाइजेशन, फिर साउंड को क्या करता है, वो लोकलाइज करता है पर्टिकुलरली ऑन द टेम्पेनम। तो पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं एक्सटर्नल ईयर का। सो द एक्सटर्नल ईयर इज कंप्राइज्ड ऑफ पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, ठीक है। तो ऑरिकल या पिना जिसको बोलेंगे हम, तो जो ऑरिकल जो पिना है या पिना है, इट इज़ एन फिब्रो कार्टिलिजिनस प्लेट कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पिना। सो इट्स अ फिब्रो कार्टिलिजिनस, ठीक है, फाइबर भी है और कार्टिलिजिनस है, प्लेट है दैट इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड skin. So this plate is characteristically folded and rigid. Skin covering this plate is thin and contains many fine hairs and spacious gland, ठीक है। तो ये जो प्लेट है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिकली फोल्डेड है और रिजिड है, और साथ साथ में उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है इस प्लेट के ऊपर वो बहुत थिन रहता है
और बहुत सारे हेयर पार्टिकल्स रहते हैं और साथ में स्पेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे ऑरिकल्स की, तो बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स में जो ऑरिकल है वो मूव हो सकते हैं और जो साउंड की लोकेशन है उसको वो लोकेट कर सकते हैं, जहाँ से साउंड आ रहा है उसको लोकेट कर सकते हैं। और ऑरिकल को वो फोल्ड भी कर सकते हैं जब बहुत एक्स्ट्रा साउंड प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम पे जो अनवांटेड साउंड है उसको अवॉइड करने के लिए वो अपने जो पिन्ना है उसको क्लोज भी कर सकते हैं या फोल्ड भी कर सकते हैं, ताकि जो साउंड है उनके कानों तक पहुंच ना सके, ठीक है। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, मैन की बात करेंगे, तो जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स है ऑरिकल्स का, दैट आर रूडिमेंट्री, सो हम मूवमेंट नहीं करा सकते अपने कानों का, ठीक है। तो हमारे कान फोल्ड नहीं होंगे और आगे पीछे घूमते भी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न वाई वी कैन नॉट फोल्ड आवर ईयर्स, बिकॉज द मसल्स, दैट इज द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल ऑफ ऑरिकल दैट आर रूडिमेंट्री, ठीक है। तो उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है। सो द डिप्रेशन ऑफ ऑरिकल विच फॉर्म द ऑरिफिस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर इज कॉल्ड कॉन्चा, ठीक है। तो जो डिप्रेशन है मेनली ऑरिकल में, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉन्चा। क्या बोलते हैं? कॉन्चा। देन उसके बाद आता है जो नेक्स्ट पार्ट है ईयर का, दैट इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर कनाल बोलते हैं, ओके। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जो कॉन्चा है वहाँ से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड होता है कहाँ तक, स्लाइडली ऑन एक्सटेंड इनसाइड एज ए स्लाइडली कर्व्ड कनाल विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 55 मिलीमीटर। तो कॉन्चा से स्टार्ट होता है और जो इन एक्सटर्नली है इनसाइड थोड़ा सा कर्व्ड रहता है, ठीक है। ये कर्व्ड कनाल रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कर्व्ड है, ओके। और जो लेंथ रहती है कॉन्चा से लेके ईयर ड्रम तक, इट इज़ अबाउट 55 मिलीमीटर। तो जो एक्सटर्नल मीएटस है या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है या जो ईयर कनाल है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है। इसमें भी क्या है, दो पार्ट है। वन पार्ट इज द आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट, जो बाहर का है, दैट इज द आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज द इनर बोनी पार्ट, जो अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द इनर बोनी पार्ट। तो अगर हम आउटर कार्टिलेजिनस की बात पार्ट की बात करेंगे, तो जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, इट इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो इनिशियल पार्ट है दैट इज़ द कार्टिलेजिनस पार्ट। एंड मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो किससे बना रहता है? कार्टिलेज से बना रहता है। तो इसके ऊपर क्या रहता है, एक थिक स्किन रहता है जिसमें बहुत सारे स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो हेयर्स क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो बाहर बाहर से जो भी पार्टिकल्स होंगे वो आपके कानों में आने नहीं देते हैं। तो लार्ज स्पेशियस ग्लैंड्स जिसमें प्रेजेंट रहता है और साथ में सिरुमिनस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करता है मेनली जो इस पोर्शन को कवर करता है उस स्किन में ये दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज स्पेशियस ग्लैंड और सिरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। तो जो सिक्रीशंस है सिरुमिनस ग्लैंड और स्पेशियस ग्लैंड का, और जो डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स है, इट फॉर्म्स द ईयर वैक्स, ठीक है। तो ये जो तीन ग्लैंड्स है, दैट इज द सिरुमिनस ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड और जो डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है इस ईयर कनाल में, तो ये जो तीनों हैं वो मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द ईयर वैक्स, ठीक है। तो ईयर वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि जो हमारा बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे वो अंदर एंटर ना हो सके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, नैरो रहता है, इरेगुलर रहता है, लेटरली कंप्रेस रहता है। सो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, मिडल ईयर इज और टेम्पेनिक कैविटी, जिसको मिडल ईयर बोलते हैं, टेम्पेनिक कैविटी बोलते हैं। इट इज़ स्मॉल नैरो इरेगुलर लेटरली कंप्रेस्ड चैम्बर सिचुएटेड विद इन द टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन के पास ही ये सिचुएटेड रहते हैं। तो इसको टेम्पेनम भी, कभी कभार टेम्पनम भी कहा जाता है। सो इट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बाय टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो जो मिडल ईयर है वो बाहर जो ईयर कनाल है उससे सेपरेट रहता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो आपको जो ए पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। तो उस ईयर ड्रम से ये क्या रहता है, ईयर ड्रम्स की वजह से जो एक्सटर्नल ईयर है और जो मिडल ईयर है वो अलग हो जाते हैं। सो अगर हम मिडल ईयर की बात करेंगे तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स रहते हैं। सबसे पहले है ऑडिटरी ऑसिकल्स, उसके बाद है ऑडिटरी मसल्स, देन जो तीसरा है दैट इज़ द इस्चियन ट्यूब। तो अगर हम पहला बात करेंगे दैट इज़ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, तो जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपको जो ए दिख रहा है, ए पार्ट दैट इज़ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं या कान का पर्दा भी बोलते हैं। सो जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो क्या रहता है, थिन रहता है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहता है, और जो क्या करता है, सेपरेट करता है जो मिडल एयर है उसको किससे, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है या जो ईयर कनाल है उससे। ओके, तो जो पेरीफेरी है इस मेम्ब्रेन का, ये फिक्स रहता है किसके साथ, जो टेम्पेनिक सल्कस है, ठीक है, इन द सराउंडिंग बोनी रिंग बाय मीन्स ऑफ फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पेरीफेरी ऑफ मेम्ब्रेन मेनली जो टेम्पेनिक सिलिकस है उसके साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। किसके थ्रू, एक फिब्रो कार्टिलेज के थ्रू। देन जो हमारा पहला पार्ट है मिडल ईयर का दैट इज द ऑडिटरी ऑसिकल। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, मेनली ये 3 छोटे बोन रहते हैं जो अरेंज रहते हैं किसमें, एक चेन फॉर्म में, एक्सटेंडिंग अक्रॉस द मिडल ईयर फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो। तो मेनली कहाँ से वो एक्सटेंड होते हैं, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, देखो यहाँ आप देख सकते हैं ए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ से लेके जो ओवल विंडो है, जे जे के पास, ठीक है, वहाँ से उसके सामने जो आपको ये डार्क कलर का दिख रहा है दैट इज़ द ओवल विंडो, वहाँ तक वो कनेक्टेड रहते हैं। और मेनली वो कनेक्ट करते हैं किसको, जो टिम्पेनम है उसको इस ओवल विंडो के साथ। सो ये जो 3 बोन्स हैं जिसको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, उनमें 3 छोटे बोन्स रहते हैं। तो जो पहला बोन है दैट इज़ द मेलियस, ठीक है। तो जो ई आपको दिख रहा है दैट इज़ द मीलियस। देन मिलियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो शेप है दैट इज़ हैमर शेप्ड, इसीलिए इसको मेलियस कहा जाता है। देन उसके बाद द इनकस, ठीक है। मेलियस आपने वो देखा होगा, मेलियस आपने मोची के दुकान पे हथौड़ा देखा होगा, इसलिए इसको मेलियस कहा गया है। इनकस किसको बोलते हैं, इनकस, इनकस बोलते हैं एनविल शेप। आपने मोची की दुकान पे देखा होगा, जब आप जूता बनाने जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको सोल लगाना है, तो वो जो मोची है वो क्या करता है, वो एनविल पे आपका जूता रखता है, ताकि जो कील हैमर के साथ वो ठोकता है जूते पे, तो वो कील नीचे से बेंड हो जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। तो ये जो एफ पार्ट है दैट इज द इनकस, तो उसका जो शेप है वो क्या है, एनविल की तरह है, इसीलिए उसको एनविल कहा जाता है। और जो स्टेप्स है उसका जो शक्ल है वो किसकी तरह है, सॉरी जो मेलियस है उसका शक्ल है हैमर की तरह, इसलिए उसको मेलियस कहा जाता है। और जो तीसरा है दैट इज़ द स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स किसको बोलेंगे, स्टायरअप शेप, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो घोड़े पे जो रहता है सेडल, ठीक है, तो उसी के नाम पे ये स्टेप्स उसको कहा जाता है। सो जो मेलियस है वो मेनली अटैच रहता है किसके साथ, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। देखो आप यहाँ पे जो ई पार्ट है वो टेम्पेनिक, ए जो ए है दैट इज द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसके साथ अटैच है ऑन वन साइड एंड टू द इनकस ऑन द अदर साइड। तो एक साइड पे ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और दूसरे जो साइड पे है वो अटैच है किसके साथ, इनकस के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ई वाला जो पार्ट है, तो ई वाला ए के साथ अटैच है और एफ के साथ अटैच है। तो ए इज़ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, एफ इज़ द इनकस। ओके, देन जो इनकस है वो इंटर्न कनेक्ट है किसके साथ, स्टेप्स के साथ एक साइड पे, और दूसरे साइड पे वो मेलियस के साथ अटैच है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफ इज अटैच टू द ई दैट इज द इन मेलियस, एंड एच विच इज द स्टेप्स, ठीक है। तो जो सॉरी जे जो है दैट इज द आई जो है दैट इज द स्टेप्स, तो वो स्टेप्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है
कौन? ये जो इनकस है। तो जो मेलियस है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है मेनली ईयर का। ओके। और जो स्टेप्स है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी में और ईयर में भी, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, दैट इज़ द स्टेप्स। और अगर आपको पूछा कि सबसे बड़ा बोन कौन सा है, दैट इज़ द फीमर। ओके, दैट इज़ द हैंड बोन। सो ये हो गया ऑडिटरी ऑसिकल्स का पार्ट, दैट इज़ द मेलियस, इनकस और स्टेप्स। तो ये जो 3 बोन्स है वो मिडल ईयर में पाया जाता है, जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। देन जो दूसरा पार्ट है इसी मिडल ईयर का, दैट इज़ द ऑडिटरी मसल्स। तो 2 स्केलेटल मसल्स है वो इन ऑसिकल्स के साथ अटैच रहता है। एक है टेंसर टिम्पैनी और दूसरा है स्टेपिडस। तो ये देखो आप कौन सा है, दैट इज़ द सी जो पार्ट है। ओके, सी और जो डी है या बी सी डी जिसको हम बोलते हैं। सो दीज आर द मसल्स ऑफ द ईयर, जिसको मिडल ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर टिम्पैनी बोलते हैं। जो टेंसर टिम्पैनी है, इट इज़ द लार्जर ऑफ द 2 मसल्स ऑफ टिम्पैनिंग कैविटी, इट इज़ अटैच टू द मेलियस, ठीक है। तो मेनली जो मेलियस है उसके साथ ये अटैच रहता है। देन स्टेपिडस जो दूसरा बोन है, सो स्टेपिडस इज द स्मॉलेस्ट स्केलेटल बोन connected connected to the incus. Okay, sorry, connected to the steps. Okay, so stapedius is the smallest skeletal muscle in human body with a length of just over 1 millimeter. So it lies in a conical bony cavity on the posterior wall of the tympanic cavity. आपको यहाँ पे दिख रहा है H is the stapedius muscles. Okay. देन जो तीसरा पार्ट है दैट इज़ द इस्चियन ट्यूब। तो इस्चियन ट्यूब क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स भी बोलते हैं। तो जो इस्चियन ट्यूब है या जो ऑडिटरी ट्यूब्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, के, दैट इज़ द इस्चियन ट्यूब। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कनाल टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज़ द इस्चियन ट्यूब। सो जो इस्चियन ट्यूब है वो क्या रहता है, जो फ्लैटेंड कनाल है, ठीक है, मेनली एक्सटेंड होता है कहाँ से, एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर टू नेसोफेरिंग्स। तो अगर हम इसकी बात करेंगे किसकी, दैट इज़ द इश्चियन ट्यूब की, तो ये मेनली क्या रहते हैं, फ्लैट रहते हैं और एक्सटेंड होते हैं कहाँ से, एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। जो एंटीरियर वॉल है, ऊपर वाला जो है, दैट इज़ द एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर से लेके कहाँ तक, जो नेसोफेरिंग्स है वहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे हमारा नोज का कनेक्शन होता है फेरिंग्स के साथ। सो दैट इज़ द नेसोफेरिंग्स, वहाँ तक ये प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो इशियन ट्यूब है, so its upper part is surrounded by the bony wall and the lower part is surrounded by the fibrocartilaginous plate। जो अपर पार्ट है वो किससे कवर होता है, मेनली जो कार्टिलेजिनस, सॉरी, जो बोनी वॉल है उसके साथ। और जो लोअर पार्ट है वो मेनली सराउंड रहते हैं किसके साथ, दैट इज़ द फिब्रोकार्टिलेजिनस प्लेट। तो अगर हम इशियन ट्यूब की बात करेंगे, तो जो इशियन ट्यूब है इट कनेक्ट्स मिडल ईयर विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज। तो ये क्या करता है, तो ये जो इशियन ट्यूब है इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर, जो मिडल ईयर है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, द विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज, जो पोस्टीरियर पार्ट है नोज का उसके साथ, एंड फॉर्म्स द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन मिडल ईयर एंड एटमॉस्फेयर। और क्या फॉर्म करता है, एक पैसेज की तरह ये काम करता है, ताकि जो एयर है जो मिडल ईयर और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में क्या हो सके, वो एक्सचेंज हो सके। सो द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन इज इक्वलाइज। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो
प्रेशर बनता है दोनों कानों पे वो इक्वलाइज हो जाता है। सो नाउ द इंटरनल ईयर, तो अगर हम इंटरनल ईयर की बात करेंगे तो जो इंटरनल ईयर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। मेनली जो मिडल ईयर है और जो इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस है, इन दोनों के बीच बीच में ये जो इंटरनल ईयर है वो प्रेजेंट रहता है, जो मेनली लेटरली और मीडियली लाई करता है। तो जो इनर ईयर है इसके दो मेन कंपोनेंट्स है, एक को हम बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ और दूसरे को बोलते हैं हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो अगर हम बोनी लेबिरिंथ की बात करेंगे तो जो बोनी लेबिरिंथ में बहुत सारे बोन केविटीज़ या सीरीज ऑफ बोन केविटीज़ प्रेजेंट रहते हैं। तो मेनली जो पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन के, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है बोनी लेबिरिंथ। तो अगर हम बोनी लेबिरिंथ की बात करेंगे तो ये कंपोज रहता है किसके साथ, किससे, दैट इज़ अ कॉकलिया। तो कॉकलिया, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉकलिया, वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स। तो एक है कॉकलिया, तो कॉकलिया में यहाँ प्रेजेंट रहता है, जो आपको यहाँ पे नीचे जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे कॉकलिया रहता है। देन जो दूसरा है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल आपको यहाँ पे इसी में दिखेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ सेमी सर्कुलर कनाल्स, तो आपको यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है दैट इज़ अ सेमी सर्कुलर कनाल्स। तो ये जो तीन है तो इससे बोनी लेबिरिंथ है वो फॉर्म होता है। देन उसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अगर हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करेंगे तो जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ लाइज विद इन द बोनी लेबिरिंथ, तो उसी बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या रहता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ये पर्पल कलर है उसके अंदर आपको कुछ लाइट पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज़ द बोनी लेबिरिंथ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है दैट इज़ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। सो इट कंसिस्ट ऑफ द कॉक्लियर डक्ट, देन सेमी सर्कुलर डक्ट एंड यूट्रिकल एंड सेक्यूली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रहता है इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर, एक तो रहता है जो कॉक्लियर डक्ट है वो प्रेजेंट रहता है, देन सेमी सर्कुलर जो डक्ट्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, और यूट्रिकल और सेक्यूली ये जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इसमें एक फ्लूइड रहता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो एक फ्लूइड से फिल रहता है हमेशा। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एंडो लिम्फ बोलते हैं, ओके। जो इनर हेयर है उसमें दो ओपनिंग्स रहते हैं, विच ओपन्स इनटू द मिडल ईयर। ये दो ओपनिंग्स हैं, दोनों ओपनिंग्स दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। तो जो पहला ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। तो जो ओवल विंडो है इट लाइज बिटवीन द मिडल ईयर एंड द वेस्टिब्यूल, ओके, while the round window separates the middle ear from the scalar tympani, that is a part of the cochlear duct। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो ऊपर वाला है दैट इज़ द ओवल विंडो, ओके। देन यहाँ पे जो साइड पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दैट इज़ द जो साइड पे आपको दिख रहा है दैट इज़ द राउंड विंडो। ऊपर जो दिख रहा है दैट इज़ द ओवल विंडो, और जो साइड पे दिख रहा है दैट इज़ द राउंड विंडो। तो इसके ऊपर क्या रहता है, मेनली एक मेम्ब्रेन कवर रहता है या मेम्ब्रेन रहता है। तो जो ओवल विंडो है वो कनेक्टेड रहता है किसके साथ, जो स्टेप्स है उसके साथ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो जे है इट इज़ द ओवल विंडो। तो ओवल वहाँ पे एक विंडो रहता है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन रहता है, तो जो ये स्टेप्स है वो उस विंडो पे टच होते रहता है। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, जब भी आपके कानों तक साउंड जब भी आपके कानों पर साउंड आएगा, तो ये जो स्टेप्स है वो ओवल विंडो पे टच होता रहेगा, तो जिससे एक वाइब्रेशन डेवलप होता है हमारे कानों के अंदर, और वो जो वाइब्रेशन है वो मेनली कॉक्लिया तक पहुंचता है, ओके। देन तो जो वाइब्रेशन है वो उस ओवल विंडो के थ्रू एंटर होता है, और होने के बाद पूरा उस कॉक्लियर रीजन में घूम फिर के फिर राउंड विंडो के थ्रू वो बाहर रिलीज होता है। तो जो पहला है दैट इज़ द बोनी लेबिरिंथ। अगर उसकी हम बात करेंगे तो जो बोनी लेबिरिंथ है इट्स अ सीरीज ऑफ बोनी केविटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पर्पल कलर है, ठीक है। तो इट्स अ सीरीज ऑफ बोनी कैविटी विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जिस मैंने आपको पहले बताया दैट इज़ अ कॉक्लिया। सो ये जो है दैट इज़ अ कॉक्लिया। देन उसके बाद दूसरा है दैट इज़ अ वेस्टिब्यूल,
तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल्स एंड द 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स। तो ऊपर है जो आपको दिख रहा है बड़े बड़े से, दैट आर द 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स। ओके, देन अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करेंगे तो जो वेस्टिब्यूल है इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी लेब्रिन। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल ईयर बाय ओवल विंडो एंड कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विद द कॉक्लिया एंड पोस्टीरियरली विद इन द सेमी सर्कुलर कनाल। ओके, जो वेस्टिब्यूल है, जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, अगर मैं डायग्राम दिखाऊंगा एक सेकंड, ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल। जो मोटा सा ब्रॉडर पार्ट है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के ऊपर आपको जो दिख रहा है 3 राउंड स्ट्रक्चर्स, दीज आर द सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद जो आपको नीचे दिख रहा है राउंड सा स्ट्रक्चर जो ऐसे आपको शेल जैसा दिख रहा है, सो दैट इज़ द कॉक्लिया। तो जो ये वेस्टिब्यूल है वो सेंट्रल पार्ट है किसका, बॉनी लेबरिन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो बीच बीच का जो पार्ट है, ठीक है, ओवल विंडो के ऊपर जो पार्ट है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल। देन जो वेस्टिब्यूल है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल ईयर बाय द ओवल विंडो। अब देखो जो ओवल विंडो है उसने क्या किया, इस वेस्टिब्यूल को मिडल ईयर से अलग किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से अलग करता है, वैसे ही जो ये ओवल विंडो है वो क्या करता है, इस वेस्टिब्यूल को मिडल ईयर से सेपरेट करता है। ओके, देन टू पार्ट्स। अब हम ऐसा बोलेंगे कि जो ये वेस्टिब्यूल है वो एंटीरियर साइड पे कॉक्लिया के साथ इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है। देखो जो नीचे वाला है दैट इज़ द एंटीरियर साइड, ठीक है। तो एंटीरियर साइड पे वहाँ पे कॉक्लिया प्रेजेंट है, तो वो कॉक्लिया के साथ कनेक्शन शो करता है या कम्युनिकेशन शो करता है। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट पे ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ, जो सेमी सर्कुलर कनाल बना हुआ है उसके ऊपर। तो दैट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल। तो वो वेस्टिब्यूल पोस्टीरियर साइड पे इन 3 सेमी सर्कुलर कनाल के साथ इंटरेक्ट करता है और एंटीरियर साइड पे जो कॉक्लिया है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। अब 2 और पार्ट्स है इसी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के, ठीक है, दैट इज़ सेक्यूली और यूट्रिकल। तो आपको दिख रहा है देखो सेक्यूली और यूट्रिकल। ओके, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइट ब्लू कलर का, सेक्यूली एंड यूट्रिकल, ये एक्चुअली मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है, बट दे आर लोकेटेड विद इन द वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के अंदर ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो लोकेटेड है, दैट इज़ द यूट्रिकल एंड सेक्यूली। तो अब हम कॉक्लिया की बात करेंगे। तो जो कॉक्लिया है, द कॉक्लिया हाउसेज द कॉक्लिया डक्ट। तो कॉक्लिया में क्या है, कॉक्लिया डक्ट है, आप देख सकते हैं ऊपर का जो पार्ट है दैट इज़ द कॉक्लिया। उसके अंदर क्या है, आपको जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज़ द कॉक्लियल डक्ट। ओके, तो ये जो कॉक्लियल डक्ट है इट इज़ द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिन। तो कॉक्लिया खुद बोनी लेब्रिन का पार्ट है, बट उसके अंदर जो कॉक्लियर डक्ट है इट इज़ द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिन जो उस कॉक्लिया में रहता है। ओके, सो जो ये कॉक्लियल डक्ट है, सो इट इज़ द ऑडिटरी पार्ट ऑफ द इनर ईयर। तो ये मेनली क्या है, ऑडिटरी पार्ट है जो हियरिंग में हेल्प करता है। तो ये ऑडिटरी पार्ट है कॉक्लिया का, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो इनर ईयर है उसका। सो इट ट्विस्ट अपॉन itself अराउंड ए सेंट्रल पोर्शन ऑफ बोन कॉल्ड द मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये ट्विस्ट हुआ होता है, ये जो कॉक्लिया है एक बोन के अराउंड, जिस बोन को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस ए कोन शेप विच पॉइंट्स इन एन एंटीरियोलेटरल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो क्या करता है, कोन शेप जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है, जिसका जो पॉइंट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंट्रोलेटरल डायरेक्शन, ठीक है, एंटीरोलेटरल डायरेक्शन की तरफ ये कोन फॉर्म होता है। सो अब देखो इस जो कॉक्लियर पोर्शन है वहाँ से ब्रांचेस डेवलप होते हैं, जैसे कि वेस्टिब्युलर कॉक्लियर नर्व,
आर फाउंड एट द बेस ऑफ द मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व। तो ये यहाँ से इस मॉड्यूलस से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ओके, तो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द मॉड्यूलस इज ए लेच ऑफ बोन नोन एज स्पाइरल लेमिना। तो अब इसी जो मॉड्यूलस है वहाँ से एक्सटेंड आउट होता है कुछ बोन, जिस बोन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल लेमिना बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो उन उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल लेमिना बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो कॉक्लियर डक के साथ अटैच रहते हैं ताकि उसका जो पोजीशन है वो वहाँ पे बना रहे। सो द प्रेजेंस ऑफ द कॉक्लियर डक क्रिएट्स टू पेरीलिम्फ फिल्ड चैम्बर्स अबव एंड बिलो, ठीक है। तो ये जो कॉक्लियर डक्ट्स है ये क्या करता है, दो चैम्बर्स फॉर्म करते हैं जिसमें पेरीलिम्फ प्रेजेंट रहता है। तो मैं आपको इसको इस स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं एक पेरीलिम्फ है। ओके, तो ये जो कॉक्लियर डक्ट है वो क्या करता है, दो चेम्बर्स में इस कॉक्लिया को डिवाइड करता है, एक अपर चेम्बर एक लोअर चेम्बर, और दोनों चेम्बर्स में क्या है, पेरीलिम्फ फिल है। देखो आप ऊपर देखो पेरीलिम्फ, और नीचे क्या है, दैट इज़ द सेकेंड चेम्बर दैट इज़ ऑल्सो फिल्ड विथ लिम्फ। ओके, अब उन दो चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली और दूसरे चेम्बर को हम बोलते हैं स्केला टिम्पेनी। ओके, तो जो ऊपर प्रेजेंट है या सुपीरियरली प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुली बोलते हैं। सो ये जो नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ कंटिन्यूस विद द वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल के साथ कंटिन्यूस रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुली बोलते हैं। देन जो टेम्पेनी है वो इन्फीरियरली लोकेटेड है, मीन्स नीचे लोकेटेड है कोक्लियर डक्ट के। सो इट टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो, और ये टर्मिनेट कहाँ पे होता है, राउंड विंडो पे ये टर्मिनेट होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, जो है यहाँ पे, हाँ, इस स्ट्रक्चर में आप देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बीच में कॉक्लियर डक्ट की वजह से क्या होता है, कॉक्लियर डक्ट की वजह से आपको दो मेम्ब्रेन दिख रहे होंगे, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज़ द स्केला वेस्टिबुली, और जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ द स्केला टेम्पेनी। ओके, और इन दोनों में क्या रहता है, हमेशा एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है दैट इज़ द पेरी लिम्फ। अब हम बात करेंगे किसकी, सेमी सर्कुलर कनाल्स की, ठीक है। सेमी सर्कुलर कनाल जो आपको ये जो तीन पार्ट दिख रहे हैं, दीज आर द सेमी सर्कुलर कनाल्स। सो देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक लेटरल, ठीक है। सो ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, दे कंटेन सेमी सर्कुलर डक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस अलॉन्ग विद द यूट्रिकल एंड सिक्यूली, ठीक है। तो ये जो सिक्यूली है या सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं उसमें डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर डक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो डक्ट्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेनली जो बैलेंस है बॉडी के उसको मेंटेन करने के लिए, अलोंग विथ जो दो पार्ट्स हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के, दैट इज़ द यूट्रिकल एंड सिक्यूली। ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मेनली जो बैलेंसिंग करने में, ठीक है। जो आप चलते हो, जब आप देखते हो, तो ऑर्गन ऑफ बैलेंस इनको कहा जाता है। तो ये जो कनाल्स हैं, जो तीन हैं सेमी सर्कुलर कनाल्स, वो कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट सुपर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल है उसके ऊपर साइड पे ये प्रेजेंट रहते हैं, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट रहते हैं, एंड उनके एक साइड पे हमेशा स्वेलिंग रहता है, और जो स्वेलिंग पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। आपको दिख रहा है जो नीचे का पार्ट है थोड़ा सा स्वेल हुआ है, सो दैट पार्ट इज़ द एम्पुला। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की, जो आपको उसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर था दैट इज़ द बोनी लेबिरिंथ, अब उसके नीचे जो आपको लाइट पिंकिश कलर का जो दिख रहा है दैट इज़ द लेबिरिनस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ।
तो जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है इज ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ डक्ट्स फील्ड विथ एंडोलिम। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओके, अब ये अंदर का जो पूरा पार्ट है जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, दैट इज़ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो उसमें हमेशा क्या रहता है, उसमें रहता है मेनली एंडोलिम्फ रहता है। सो ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इट लाइज विद इन द बोनी लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं और सराउंडेड बाय पेरीलिम्फ। उसके आजू बाजू में क्या रहते हैं, पेरीलिम्फ रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, एंडोलिम्फ रहता है। तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कॉक्लियर डक्ट, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, सेक्यूलोई एंड यूट्रिकल। तो जो अगर हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, जो कॉक्लियर डक्ट है जो आपको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, कॉक्लियर डक्ट वो आता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में। और आपको जो ये दिख रहा है दैट इज़ द सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ठीक है, सेमी सर्कुलर कनाल डक्ट हम इसको बोलेंगे, तो वो इसमें आता है। और जो सेक्यूलर और यूट्रिकल है, तो सेक्यूली एंड यूट्रिकल, सो दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द membranous labyrinth। ओके, सो द cochlear duct इज सिचुएटेड विद इन द कॉकलिया। जो cochlear duct है वो cochlear duct कॉकलिया के अंदर प्रेजेंट है। ओके, देन एंड इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो जो कॉकलियर डक्ट है वो क्या है, मेनली ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। देन जो सेमी सर्कुलर डक्ट है एंड सेक्यूली एंड यूट्रिकल है, दे आर द ऑर्गन ऑफ बैलेंस। तो जो सेमी सर्कुलर डक्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जो यूट्रिकल और सेक्यूली है वो क्या है, दे आर ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जिनको वेस्क्यूलर एपेरेटस भी कहा जाता है। तो हम कॉकलियर डक्ट की बात करेंगे, तो जो कॉकलियर डक्ट है इट इज़ लोकेटेड विद इन द बोनी स्कैफोल्डिंग ऑफ द कॉकलिया। तो कॉकलिया के जो आपको जो कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। सो इट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय द स्पाइरल लेमिना। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, मेनली स्पाइरल जो लेमिना है जो हमने आपको बोन बताया था उससे ये अटैच रहता है। सो द प्रेजेंस ऑफ डक्ट क्रिएट्स 2 कनाल अबव एंड बिलो। तो उस डक्ट के वजह से 2 कनाल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, दैट इज़ अ स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी। द कॉकलियर डक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए ट्राइंगुलर शेप। तो जो कॉकलियर डक्ट है इसका क्या एक ट्राइंगुलर शेप रहता है। तो जिसका हम अभी बात करेंगे, दैट इज़ अ लेटरल वॉल फॉर्म्ड बाय थिकन पेरोस्टीनियम नोन एज स्पाइरल लिगामेंट। तो इसका एक लेटरल वॉल रहता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय थिक पेरियोस्टियम, जिसको हम स्पाइरल लिगामेंट कहते हैं। देन उसका रूफ प्रेजेंट रहता है, द रूफ formed by a membrane which separates the cochlear duct from the scala vestibuli known as Reznor membrane। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका कॉकलियर डक्ट है, इसका जो लेटरल वॉल है दैट इज़ द स्पाइरल लिगामेंट। जो नीचे आपको दिख रहा है स्पाइरल लिगामेंट, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइरल लिगामेंट। सो इट इज़ द लेटरल वॉल ऑफ द कॉकलियर डक्ट। देन जो दूसरा पार्ट है दैट इज़, अगर हम रूफ की बात करेंगे तो रूफ किससे फॉर्म्ड है, द रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय ए मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द कॉकलियर डक्ट फ्रॉम द सेकेला वेस्टिबुलाई। ठीक है, तो जो रूफ है वो एक मेम्ब्रेन से बना होता है जो क्या करता है, कॉकलियर डक्ट को स्केला वेस्टिबुले से अलग करता है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रेजनस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, रेजनस मेम्ब्रेन इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो अपर पार्ट है दैट इज़ अ रेजनस मेम्ब्रेन। तो रेजनस मेम्ब्रेन इज़ द रूफ ऑफ द कॉकलियर डक्ट। देन अब देखो, अब हम उसके फ्लोर की बात करेंगे। सो द फ्लोर फॉर्म्ड बाय ए मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द कॉकलियर डक्ट फ्रॉम द स्केला टेम्पिनी नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो नीचे पार्ट दैट इज अ बेसिलर मेम्ब्रेन, ये इसका रूफ, इसका फ्लोर है। फ्लोर इज मेड ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, रूफ इज मेड ऑफ रेजिनस मेम्ब्रेन। ओके, और जो लेटरल साइड है इट इज़ अटैच टू द स्पाइरल लिगामेंट या फॉर्म्ड बाय द स्पाइरल लिगामेंट। इस साइड में स्पाइरल लिगामेंट, ऊपर साइड का रेजिनल मेम्ब्रेन, और जो नीचे पार्ट है दैट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जो ये बेसिलर मेम्ब्रेन है इट हाउसेस द एपिथेलियल सेल्स ऑफ हियरिंग।
तो इसमें वो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हियरिंग के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, द ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो यहाँ पे देखो आप, ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट है दैट इज द ऑर्गन ऑफ कोटाई। सो दिस इज द ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेनली जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो द स्पाइरल ऑर्गन इज ए कॉइल्ड शीट ऑफ epithelial cells including supporting cells and about 16,000 hair cells। तो ये जो organ of कोटाई है ये क्या है, एक coiled sheet of epithelial cells है जिसमें बहुत सारे supporting cells है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, these are the supporting cells, जो एक cells of Hansen's है, ओके। देन जो border cells है, these are the supporting cells। देन उसके बाद इसमें 16,000 हेयर सेल्स भी प्रेजेंट है। देखो आउटर हेयर सेल्स है, इनर हेयर सेल्स है, तो ये भी प्रेजेंट रहते हैं। विच आर द रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग, तो मेनली किसकी रिसेप्टर्स है, हियरिंग के रिसेप्टर्स है। सो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ हेयर सेल, एक है इनर हेयर सेल और दूसरा है दैट इज द आउटर हेयर सेल। तो जो इनर हेयर सेल है दे आर अरेंज इन ए सिंगल रो। तो आप देख सकते हैं इनर हेयर सेल को, दे आर अरेंज इन ए सिंगल रो, और जो आउटर हेयर सेल है दे आर अरेंज इन 3 रोज। आउटर हेयर सेल आप देखो यहाँ पे एक है, फिर इसके नीचे जो प्रेजेंट है दो है, और उसके नीचे ये तो 3 रो में ये प्रेजेंट रहता है। बट जो इनर हेयर सेल्स है दे आर प्रेजेंट इन ए सिंगल रो। सो एट द एपिकल टिप ऑफ ईच हेयर सेल आर 40 to 80 स्टीरोसीलिया। तो आपको जो ऊपर दिख रहा है, इसी हेयर सेल्स के ऊपर आपको छोटे छोटे से माइक्रोविलाई जो स्ट्रक्चर्स जैसे दिख रहे हैं, उसके ऊपर देखो आप, इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर और छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरोसीलिया बोलते हैं। दैट एक्सटेंड्स इनटू द एंडोलिम्फ ऑफ द कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। तो वो जो एंडोलिम्फ है, जो स्टीरोसीलिया है, वो कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, जो एंडोलिम्फ है किसके, मेनली जो कॉक्लियर डक्ट है वहाँ तक ये एक्सटेंड होते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो एंडोलिम्फ है, तो आपको ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो दीज आर द स्टीरोसीलिया जो एंडोलिम्फ में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ओके। देन तो इनका नाम स्टीरोसीलिया है, बट स्टीरोसीलिया होने के बावजूद भी ये बहुत ही लंबे हेयर लाइक माइक्रोविलाई रहते हैं, जो अरेंज रहते हैं बहुत सारे रोज में ऑफ ग्रेडेड हाइट, ठीक है। कुछ बहुत छोटे रहते हैं, कुछ बहुत बड़े रहते हैं। तो जैसे ग्रेड बोलते हैं ना, जैसे हम अरेंज करते हैं छोटे बच्चों को, फिर उससे थोड़े से बड़े बच्चों को, उससे थोड़े से बच्चों को, अगर हम एक लाइन में अरेंज करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे जो सबसे छोटा है आगे बैठो और जो सबसे बड़ा है वो पीछे बैठो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ग्रेडेड अरेंजमेंट। तो वैसे ही इन जो हेयर सेल्स है उनका अरेंजमेंट भी होता है ग्रेडेड वे में। सो जो अब बेसल एंड्स हैं, ठीक है, जो बेसल एंड है, एट देयर बेसल एंड इनर एंड आउटर हेयर सेल साइनेप्स बोथ विथ फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसमें दिखाता हूँ, जो ये बेसल साइड पे है, या जिसको हम क्या बोलेंगे बेसल लेविना में, क्या है, दे आर साइनेप्स्ड विद फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। जो फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स है उनके साथ उन्होंने साइनेप्स बनाया होता है, ताकि जो सिग्नल है इन हेयर सेल से इन न्यूरॉन्स तक पहुंच सके। अब देखो यहाँ पे इनर हेयर सेल्स के जो आपको यहाँ पे लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स, जिसको उन्होंने क्या मेंशन किया है, जिसको उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज़ द न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। एंड विथ मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ उन्होंने साइनेप्स बनाया, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स के साथ भी उन्होंने क्या बनाया, साइनेप्स बनाया है, ठीक है, जो विच आर द पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ओके। तो आप देख सकते हैं कॉक्लियर नर्व, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, मेनली बेस पे प्रेजेंट है, किसके, इस इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल के। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ये डायग्राम। सो जो ये सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन्स का, दे आर लोकेटेड इन द स्पाइरल गैंग्लियन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन द
spiral ganglion. Although outer hair cells outnumber them by 3 to 1, the inner hair cell synapse with 90 to 95% of the first order sensory neurons in the cochlear nerve that relay auditory information to the brain. ठीक है, ये नंबर में कम है एज कम्पेयर टू द आउटर हेयर सेल, बट ये जो इनर हेयर सेल्स हैं वो 90 से 95% जो भी फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स है उसके साथ साइनेप्स दिखाता है, कहाँ पे मेनली जो कॉक्लियर नर्व है, और ये जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको सुनाई देता है, जो भी साउंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। कौन सा? ये जो इनर हेयर सेल्स हैं एज कम्पेयर टू द आउटर हेयर सेल्स। तो बाय कंट्रास्ट 90% ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स इन द कॉक्लियर नर्व साइनेप्स विद द आउटर हेयर सेल्स। तो अगर हम आउटर हेयर सेल्स की बात करेंगे तो जो 90% मोटर न्यूरॉन्स है वो आउटर हेयर सेल्स के साथ साइनेप्स दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एक पार्ट है दैट इज़ अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दैट इज टेक्टर बोलते हैं कवरिंग को। सो इट्स ए फ्लेक्सिबल ग्लेटिनस मेम्ब्रेन कवर्स द हेयर सेल ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, कवर करता है मेनली किसको, जो ये हेयर सेल्स है उनको, किसका, जो स्पाइरल ऑर्गन है उसके हेयर सेल्स को, या ऑर्गन ऑफ कोटा है उसके हेयर सेल्स को ये कवर करता है। इनफैक्ट द एंड्स ऑफ द स्टेरोसीलियाई ऑफ द हेयर सेल्स आर इम्बेडेड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये स्टेरोसीलिया है, जो हेयर सेल्स के जो एंड सेल्स हैं, एंड पार्ट है, वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं या इम्बेडेड रहते हैं। और जो इनकी बॉडी है ऑफ द हेयर सेल्स दे रेस्ट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जो उसकी बॉडी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेनली बेसिलर मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, और उनका जो हेड पोर्शन है दे इम्बेडेड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब जो ये बीच वाला पार्ट है जहाँ पे एंडोलिम्फ प्रेजेंट है और जो ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है, तो इस वाले पार्ट को हम स्केला मीडिया भी कहते हैं। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो स्केला वेस्टिबुलाई है और जो स्केला टेम्पेनी है वो हमेशा पेरी लिम्ब से फिल रहते हैं, और जो स्केला मीडिया है इट इज़ फिल्ड विथ एंडो लिम्ब। अब हम देखेंगे दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ओके, तो अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कैसे होता है, तो जो साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम एयर आर कलेक्टेड बाय द पिना एंड आर फनल्ड ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो अब होता क्या है, ये जो साउंड वेव्स हैं या वाइब्रेशंस हैं वो पिना के थ्रू कलेक्ट होता है एंड दे आर फॉरवर्डेड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं ऑडिटरी कनाल, इस ऑडिटरी कनाल के थ्रू वो एंटर होता है ईयर्स में एंड दे फाइनली टच द टिम्पेनम, जो हमारा ईयर ड्रम है उसको टच करता है। सो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज पुश्ड इनवर्ड रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ द ईयर ऑसिकल। तो अब जैसे ही इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन पड़ता है तो क्या होता है, उससे ये जो मीलियस है या जो भी ऑसिकल्स है, जो मिडल बोन का जो पार्ट है, जो मिडल ईयर का पार्ट है, जो बोन जिसको हम ऑसिकल्स बोलते थे, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे एक मैकेनिकल एक इवेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक क्या आया, यहाँ तक साउंड आया, दैट इज़ द साउंड एनर्जी। उसके बाद वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि जैसे ही इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन पड़ा तो जो बोन्स हैं दैट इज़ द मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये मूवमेंट शो करते हैं। तो जब ये मूवमेंट होते हैं, जब ये मूव करते हैं, सो दिस मूवमेंट ऑफ द ईयर ऑसिकल कॉजेज द मूवमेंट ऑफ कॉजेज, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, इट टचेस या इट मूव्स इनटू द फेनेस्ट्रा ओवलिस एंड डिस्प्लेस द पेरिलिम। तो जैसे ही ये जो स्टेप्स है, जो आपको सबसे छोटा बोन है, वो टच करता है किसको, जो ओवल विंडो है, तो ओवल विंडो के मेम्ब्रेन को जब ये टच करता है या जो ओवल विंडो है उस पर हिट करता है, तो क्या होता है, जो पेरिलिम्फ है वो क्या करता है, पेरिलिम्फ में मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो पेरिलिम्फ है वो मूव होता है या डिस्प्लेस होता है जैसे ही ये जो स्टेप्स है वो टच करता है। जैसे आप एक कंसिडर करो, आप इंजेक्शन का एक इमेजिनेशन करो। पहले इंजेक्शन में आप पूरा
वो पानी भर दो, ठीक है। फिर उसके बाद उस इंजेक्शन की जो पंप है उसको आप कंसिडर करो कि वो आपका स्टेप्स है, ओके। देन उसके बाद आप उंगली को आप कंसिडर करो कि वो जो वाइब्रेशन है वो है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो है, ठीक है। तो जैसे ही आपने उंगली को मूव करोगे अंदर की तरफ, तो जो पंप है वो भी मूव होगा, दैट इज मूव होगा। तो जो पानी भरा था हमने, या जो भी इंजेक्शन में हमने जो भी फ्लूइड डाला था, तो वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। मीन जो पानी है उस वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो वैसे ही पेरीलिम्ब का वैसे ही है। तो आप जो स्टेप्स है वो भी उस पंप की तरह काम करता है। जैसे ही वो अंदर की तरफ पुश होगा, तो जो पेरीलिम्फ है उस कोक्लिया में भरा हुआ, जो वेस्टिब्यूल में भरा हुआ, वो डिस्प्लेस हो जाता है, ओके। सो तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, द पेरीलिम्ब विल मूव इनवर्ड इनटू द सेकेला वेस्टिबुलाई, ठीक है। तो जो ये पेरीलिम्फ है वो इनवर्ट की तरफ मूवमेंट शो करता है, कहाँ पे, मेनली जो स्केला वेस्टिबुलाई है उसकी तरफ। अब यहाँ से जो पेरीलिम्फ है इट पासिस अक्रॉस द रेजनस मेम्ब्रेन टू द एंडोलिम्फ ऑफ द स्केला मीडिया ऑफ द कोक्लियर डक्ट, ठीक है। अब जो पेरीलिम्फ है, अब स्केला वेस्टिबुलाई से ये मूव करता है कहाँ पे, जो रेजन मेम्ब्रेन्स है, रेजनस मेम्ब्रेन्स है, वहाँ के थ्रू जो एंडोलिम्फ है किसका, स्केला मीडिया। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा इस डायग्राम में, ठीक है। तो जैसे ही जो ये पेरीलिम्फ है वो डिस्प्लेस होगा, वैसे ही जो पेरीलिम्फ के डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट होता है किसका, जो एंडोलिम्फ है उसका मूवमेंट होता है। जो ये रेजन मेम्ब्रेन है, रेजनस मेम्ब्रेन ऊपर जो आपको दिख रहा है, तो रेजनस मेम्ब्रेन मूव होगा क्योंकि जो पेरीलिम्फ है अब फिल हो रहा है। जैसे ही फिल होगा, जो ये रेजनस मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ मूव होता है, ओके। तो जैसे ही नीचे की तरफ मूव होगा, जो ये नीचे की तरफ का किस तरफ मूव होगा, जो एंडोलिम्फ है उसकी तरफ ये मूव होगा of the scalar media of the cochlear duct. So this in turn displays the basilar membrane toward the scala tympani. तो इससे क्या होता है, जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो स्केलर टिम्पेनी की तरफ मूव करता है। तो जो ये नीचे आपको दिख रहा है दैट इज़ द स्केला बेसिलर मेम्ब्रेन, वो नीचे की तरफ मूव होगा। अब देखो ऊपर पेरीलिम्ब बढ़ जाएगा, तो पेरीलिम्ब बढ़ने से क्या होगा, जो ये रेजनर मेम्ब्रेन्स है वो नीचे की तरफ मूव होगा क्योंकि अब उसको ये फील हो रहा है, ठीक है। जैसे ही फील होगा ये एक्सटेंड होता जाएगा, जैसे एक्सटेंड होगा तो जो एंडोलिम्फ है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो एंडोलिम्फ पे जब प्रेशर पड़ेगा तो एंडोलिम्फ अपना जो प्रेशर है वो कम करने के लिए इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगा। तो जब बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेशर बढ़ेगा, तो जो प्रेशर कम करने के लिए बेसिलर मेम्ब्रेन ये पेरीलिम्फ की तरफ ये मूव होगा, ओके। तो जैसे ही पेरीलिम्फ की तरफ मूव होगा, सॉरी, जो स्केला टेम्पेनी है उसके पेरीलिम्फ की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही स्केला टेम्पेनी के पेरीलिम्फ की तरफ ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट शो करेगा। सो दस द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एक्सिबिट अंडुलेटिंग मूवमेंट विच कॉजेज द हेयर सेल टू टच द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर नीचे जाता है, तो उसके ऊपर नीचे जाने से तो जो ये ऑर्गन ऑफ कोटा है वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ टच होता है, फिर अलग हो जाता है, फिर टच होता है, ठीक है, फिर अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो टचिंग जो मूवमेंट है वो शो करता है इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि देखो जैसे ही ये बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ वो टच करता है। सो दिस टच स्टिमुलाई सेट अप इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर्स ऑफ द हेयर सेल्स। तो इस टचिंग से क्या होता है, इन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और जो बेसिलर मेम्ब्रेन और जो भी हेयर सेल्स है उनके स्टेरोसीलिया के बीच में जो टचिंग होता है उससे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है किसमें, जो हेयर सेल्स में, ओके। सो उस हेयर सेल्स में जब एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तो वो नर्व इम्पल्स फिर जो हेयर सेल्स है वो जो नर्व फाइबर्स है उसमें पास करेगा। सो दीज नर्व फाइबर्स फाइनली ज्वाइन द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द ऑडिटरी नर्व। तो जो भी नर्व फाइबर्स है डिफरेंट हेयर सेल्स से जो निकलता है वो फाइनली ज्वाइन होता है किसके साथ, जो कॉक्लियर ब्रांच में जो ऑडिटरी नर्व है उसके साथ। सो द साउंड वाइब्रेशन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी कॉज मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो जितना साउंड होगा, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उसी फ्रीक्वेंसी से ये जो हेयर सेल्स है या जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो मूव करता है। अगर ज़्यादा साउंड होगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी से ये मूव करता है, और कम साउंड होगा तो
कम इंटेंसिटी से ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो मूव होता है। तो जैसे वो मूवमेंट शो करेगा तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ टच होगा जो स्टीरोसीलिया है, तो उस टचिंग से क्या होता है, वहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। वो नर्व इम्पल्स फाइनली जो ऑडिटरी नर्व से वहाँ तक पहुँचता है, एंड द ऑडिटरी नर्व टेक्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो हेयर सेल जब टच करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स पे, सो उससे एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन। वो जो एसिटाइल कोलिन वो क्या करता है, इट कॉजेज द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इनिशिएट द नर्व इम्पल्स। तो जैसे एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस होगा उस नर्व सेल्स में या उस हेयर सेल्स में, तो एसिटाइल कोलिन जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसमें एक एक्शन पोटेंशियल या एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कैरीड टू द ब्रेन। ओके, तो बहुत सारे थ्योरीज हैं जो दिए गए हैं इस मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो थ्योरी है दैट इज़ द टेलीफोन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑर्गन ऑफ कोटा है इट एक्ट एज ए यूनिट लाइक ए डायफ्राम इन द टेलीफोन। तो टेलीफोन में जो डायफ्राम है उसकी तरह ये जो ऑर्गन ऑफ कोटा है वो काम करता है। द साउंड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द हेयर सेल्स ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड आर ट्रांसमिटेड बाय द कॉक्लियर नर्व्स टू ब्रेन विदाउट एनी चेंज। तो जो ये साउंड वेव्स है वो हेयर सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। देन वो जो साउंड वेव्स है दे आर ट्रांसमिटेड टू द कॉक्लियर नर्व्स टू द ब्रेन विदाउट एनी चेंज, ठीक है। तो फिर वो कॉक्लियर नर्व तक पहुंचता है, वो जो वाइब्रेशन है, ये जो साउंड वेव्स हैं, देन बिना कोई चेंज के वो कॉक्लियर नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये एक थ्योरी दैट इज जिसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन थ्योरी। देन उसके बाद है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, द बेसिलर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ फाइन फाइबर्स। जो बेसिलर मेम्ब्रेन है तो वो किससे बना है, थाउजेंड ऑफ फाइन फाइबर से बना है, स्ट्रंग अलोंग लाइक ए स्ट्रिंग ऑन ए हार्प, ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रिंग रहता है हार्प पे वैसे ही वो प्रेजेंट रहते हैं। द शॉर्ट एंड टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग्स लाइट टुवर्ड्स द बेस, जो छोटे हैं और जो टाइटली स्ट्रेच जो स्ट्रिंग्स है वो नीचे प्रेजेंट रहता है। ओके, वाइल द लॉन्ग एंड लूज स्ट्रेच स्ट्रिंग्स टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया। तो जो लूज स्ट्रेच है और जो लॉन्ग है वो जो एपेक्स है कॉक्लिया के वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ए पर्टिकुलर साउंड सेटअप्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इन द एयर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन डेवलप करता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एयर में। सो द वाइब्रेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर सेट इन द ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल एंड देन इन द पेरिलिम एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो उस फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है या फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ब्रेन ईयर ड्रम तक पहुंचता है, फिर ईयर ऑसिकल्स तक पहुंचता है, देन पेरिलिम तक पहुंचता है, देन बेसिलर मेम्ब्रेन पे जाके उसी स्ट्रिंग्स को वो टच करता है जिस फ्रीक्वेंसी का वो साउंड है, और फाइनली बेसिलर मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो जो थर्ड थ्योरी है दैट इज़ द माइक्रोफोन थ्योरी। तो माइक्रोफोन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, तो जो जिसको दिया था वेबर और ब्रेन है, इट सजेस्टेड दैट कंसेप्ट ऑफ माइक्रोफोनिक इम्पल्स द ऑर्गन ऑफ कोटाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ऑर्गन ऑफ कोटा है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो पेरीलिम्फ है उसका एक पॉजिटिव चार्ज रहता है दैट इज़ अबाउट 70 मिली वोल्ट एंड इंडोलिम्फ ऑफ 80 मिली वोल्ट। तो इनका एक पर्टिकुलर चार्ज है 70 मिली वोल्ट इंडोलिम्फ का और पेरीलिम्फ का, और जो एंडोलिम्फ का रहता है दैट इज़ द 80 मिली वोल्ट। सो बट द सेल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई एंड वस्कुलर टिश्यू ऑफ स्केला मीडिया बियर नेगेटिव चार्ज ऑफ 15 मिली वोल्ट। बट जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है और जो वेस्कुलर टिश्यू है स्केला मीडिया का, तो उनके पास एक नेगेटिव चार्ज रहता है दैट इज़ द -15 मिली वोल्ट। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब ये वाइब्रेशन बेसिलर द वाइब्रेशन इन द बेसिलर मेम्ब्रेन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द हेयर सेल्स। तो जब बेसिलर मेम्ब्रेन में जो वाइब्रेशंस होंगे तो वो जो वाइब्रेशन क्या करता है, जो हेयर सेल्स है उनके पोटेंशियल को चेंज कर देता है। सो दिस चेंज पोटेंशियल इज नोन एज रिसेप्टर पोटेंशियल। तो ये जो चेंज पोटेंशियल इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर पोटेंशियल बोलते हैं। तो द एसिमेट्रिकल साउंड वेव्स प्रोड्यूस एडिशनल रिस्पॉन्स बेंडिंग hairs of hair cells, दिस इज नॉन एज सबमिशन पोटेंशियल। तो जो साउंड है एसिमेट्रिकल साउंड है
तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक एडिशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे जो हेयर सेल्स हैं, हेयर के जो हेयर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबमिशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब रिसेप्टर और सबमिशन पोटेंशियल दोनों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वेव्स ट्रांसमिट करता है, कहाँ कहाँ पे, ऑडिटरी नर्व्स में। तो जो ऑडिटरी नर्व्स है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके फिर ब्रेन तक पहुंचता है। तो इस तरीके से जो ये सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचता है। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स जब टच होता है ओवल विंडो पे, तो वहाँ पे आपको जो पेरीलिम्फ है वो डिस्प्लेस हो जाता है। जब पेरीलिम्फ डिस्प्लेस होगा तो पेरीलिम्फ क्या करता है, जो बीच में आपको दिख रहा है सेकेला मीडिया, उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो फोर्स फिर अप्लाई होगा, तो सेकेला मीडिया उस फोर्स को, प्रेशर को कम करने के लिए वो जो नीचे है, दैट इज़ द सेकेला टेम्पेनी, वहाँ पे भी क्या है, पेरीलिम्फ प्रेजेंट है, उस पर अपना प्रेशर अप्लाई करता है। जब जब ये प्रेशर अप्लाई करता है तो ये जो वॉल्स हैं, जो आपको बीच में वॉल्स दिख रहे हैं, नीचे वाला बेसिलर मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला क्या है, दैट इज़ द रेजोनेंस मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो मूव होते हैं। जब ये मूव होंगे तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन डेवलप होता है, ठीक है, एक मूवमेंट या वाइब्रेशन डेवलप होता है। वो वाइब्रेशन क्या करता है, जो हेयर सेल्स हैं, तो जो हेयर सेल्स है, इन हेयर सेल्स को ऊपर नीचे करता है, ठीक है। जब ये ऊपर नीचे होंगे तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करता है। जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच होगा तो ये इन हेयर सेल्स में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर जो भी नर्व्स हैं, दैट इज़ द कॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व्स, उसके थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। फिर ब्रेन उस इम्पल्स को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद हमको ये जो साउंड है वो सुनाई देती है। ओके, इस तरीके से जो साउंड है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। तो जो मेन ऑर्गन है हियरिंग का, दैट इज़ द ऑर्गन ऑफ कोटाई, जिसमें हेयर सेल्स आते हैं, सपोर्टिंग सेल्स आते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आता है, जो बेसल मेम्ब्रेन आता है, और जो रेजनस मेम्ब्रेन आते हैं वो इसी में आते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। थैंक यू।